तो आज राजस्थान के सियासी रण में बेहद अहम दिन है। हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई और इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि आज हाईकोर्ट में क्या हो सकता है, क्योंकि स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दरअसल पायलट के खेमे ने याचिका दायर की है, जिसमें सचिन पायलट खेमे की तरफ से हरीश साल्वे पेश हो रहे हैं, तो दूसरे पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो केस लड़ रहे हैं। लेकिन 19 विधायकों को लेकर कोर्ट का यह कहना था कि आप मंगलवार तक इंतजार करें और जब कोर्ट इस पर कुछ फैसला दे दे या अपनी राय जाहिर कर दे, उसके बाद ही स्पीकर आगे इस पर फैसला दें। अब वक्त दिया गया है, लेकिन देखिए शरद भी हमारे साथ आ गए हैं यहां पर। और शरद, बड़ी बात यह कि अब आज कोर्ट से क्या होगा इस बात का इंतजार है, क्योंकि जो दलील दी गई हरीश साल्वे की तरफ से उसमें यह कहा गया कि अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं सचिन पायलट, और ये एक लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार हर नागरिक के पास है। तो ऐसे में उन्हें बागी करार दे देना या वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं जैसा कि स्पीकर के नोटिस में कहा गया है, वो सही नहीं है। लेकिन अब आज के दिन में हम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पर कब तक कार्रवाई शुरू होगी? मीनाक्षी, सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी जो है अब बोलना शुरू कर दिए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का एक ही तर्क है कि दल बदल कानून को अभी देश में लागू है और दल बदल कानून के तहत स्पीकर को ये पावर है और वही सारी बातें दल बदल कानून की वो विवेचना कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने। लेकिन जो कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत गुट की तरफ से करप्शन अगेंस्ट इंडिया की जो याचिका लगी थी पूनमचंद भंडारी का, वो गार्ड ने रोक दिया है मुख्य न्यायाधीश के गेट के बाहर और फिलहाल वहां काफी ज्यादा हंगामा चल रहा है कोर्ट के बाहर। मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट के बाहर वकील जो हैं, 4 वकीलों ने कल रात को 11 बजे पार्टी बनाने के लिए एप्लीकेशन दी थी इस मामले में कि करप्शन को रोकने के लिए हम पार्टी बनना चाहते हैं। कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत गुट की तरफ से डिले टैक्टिक्स है, लेकिन ये इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन जो 4 एप्लीकेशन आए थे वो सारे वकील वहां पर धरने पर बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पार्टी बनाया जाए। गार्ड से हाथापाई की नौबत आ गई थी, उसके बाद धरने पर बैठ गए। एंट्री बाकी वकीलों की रोकती है, जो वकील हैं उन्हीं की एंट्री मिली हुई है। अभी फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अपना तर्क दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके बाद जो राजस्थान के महाधिवक्ता हैं MS सिंघवी, वो बोलना शुरू करेंगे और उसके बाद ही जज साहब फैसला देंगे। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि पायलट को राहत मिलती है या गहलोत को कोर्ट से गो मिलता है। बिल्कुल, अगर पायलट को राहत मिलती है, किसी को भी राहत नहीं मिलती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके भी तैयारी बाहर वकील कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की पूरी तैयारी की जा रही है दोनों ही परिस्थितियों की, दोनों ही गुट की तरफ। तो बहुत अहम जानकारी यहाँ पर हमें शरद दे रहे हैं। शरद, आपके पास हम लौटेंगे और अपडेट्स के लिए, लेकिन देखिए जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई हैं, उस बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि दोनों ही खेमे, हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो 2 खेमे हैं वो तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में सरकार अल्पमत में है। लेकिन सरकार सवाल जो है विपक्ष से भी यही है कि अगर सरकार अल्पमत में है तो फिर क्यों आप शक्ति परीक्षण की चुनौती नहीं देते हैं? विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खोया है, तो इसलिए उनको तय करना है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो माननीय राज्यपाल महोदय को तय करनी और सदन के भीतर स्पीकर महोदय को करनी। भाजपा ने तो अब ये भी बयान दे दिया आगे बढ़कर, घबरा कर, ये बहुमत संपूर्ण देखकर, कि कांग्रेस की सरकार को, बड़ी अजीबोगरीब है, कांग्रेस की सरकार को विधानसभा बुलाकर विश्वास मत नहीं लेना चाहिए। भाजपाई षड्यंत्र का राजस्थान की सरकार गिराने का भंडाफोड़ उनके इस 2 बयानों से ही हो जाए। जब गजेंद्र सिंह का नाम FIR में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंद्र सरकार के मंत्री पद पे बने रहें? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके। जिन गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, वो गजेंद्र सिंह जी कौन से हैं, क्या बातचीत हुई, क्या जांच हुई? पहली बात तो कांग्रेस खुद बैकफुट पे है कि इस तरीके की टैपिंग वो करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है। खासतौर पर CS और ACS होम के डिनाइल के बाद तो ये और प्रूव हो जाता है कि कांग्रेस ने खुद ने असंवैधानिक काम किया, तो बैकफुट पे तो वो लोग हैं।
किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान में जो राजनीति का संकट है वो इस कदर पेचीदा हो जाएगा कि एक के बाद एक, परत दर परत इतनी परिस्थितियां उभरेंगी कि कानून तक का, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। शरद हमारे साथ लगातार मौजूद है यहाँ पर। शरद, देखिए, देखना यहाँ पर यह भी होगा कि जो अभी हमने बयान सुनाए तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच, सवाल तो ये है कि कोई भी पाक साफ यहां पर नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस के भीतर जो संकट है, सरकार में जो संकट है, रिजॉर्ट में सरकार बैठी है जहां पर विधायक फिल्म देख रहे हैं, गानों का आनंद ले रहे हैं। बीते 8 दिन से ये एक तरह की आराम गाह है जहां पर तमाम विधायक बंद है। सवाल लेकिन विपक्ष पर भी उतना ही बड़ा है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं आप सरकार गिराने की ऑफिशियल एक चुनौती देते हैं और क्यों नहीं आप फ्लोर टेस्ट के लिए आगे मांग बढ़ाते हैं। तो ऐसे में ये जो गतिरोध है ये कब टूटेगा राजस्थान का? कोविड केसेस 29,000 के पार चले गए हैं राजस्थान में। देखिए मीनाक्षी, हमाम में सब नंगे हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अशोक गहलोत आज भले ही कह रहे हो कि बीजेपी हमें तोड़ रही है, लेकिन शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत ने 2 बार पूरी बहुजन समाज पार्टी को तोड़ के मिला लिया, सारे निर्दलीयों को कांग्रेस को बना लिए। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक को होटल में ले गए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को अपने विधायक को निकालना पड़ा। तो अशोक गहलोत भी कोई दूध के धुले नहीं है, कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है। और बीजेपी जितना भोला बन रही है वो उतना भोलापन बीजेपी भी नहीं है कि कह रही कि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात को समझती है। देखिए, समझना ये होगा कि अशोक गहलोत के पास जो हमारे पास आंकड़े हैं, विधानसभा अध्यक्ष को मिलाकर 101 बनता है, यानी फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष को अगर मिला दिया जाए तब जाके सरकार बच पाती है। और कई बार ये भी कहा जा रहा है कि अंदर से 1-2 और विधायक नहीं है, जैसे दिव्या मदेरणा, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनका नाम इस तरह से चल रहा है कि वो शायद नहीं मिल रही हैं या कुछ ऐसा, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी। जैसे कहा जा रहा था कि मैया को आज तक ने खोज निकाला, अपने खेत में वो टिड्डी उड़ा रहे थे। तो कई विधायक इधर उधर भी है ना, जो पायलट के है ना, गहलोत कैंप में है। ऐसे में संख्या जनतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका होती है मीनाक्षी, संख्या की। कोर्ट फौरी राहत दे सकता है, लेकिन जनतंत्र में तो संख्या ही आखिरी राहत होगी किसी भी गुट के लिए। बहुत अहम बात यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है जहां पर आपको विधायक आराम से इस 5 स्टार होटल में दिखाई दे रहे हैं। इस 5 स्टार होटल के एक दिन का किराया 8,500 रुपए से ज्यादा है, और अगर आप इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का भी पैसा जोड़ दें तो 10,000 के ऊपर है। 8 दिन से अगर 100 से ज्यादा विधायक वहां बैठे हैं, यानी 80 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च बीते 8 दिन में विधायकों को यहां रखने पर आ चुका है। ये वही विधायक हैं जिन्हें चुनकर जनता ने भेजा है विधानसभा में, लेकिन सरकार चल रही है रिजॉर्ट से। आजाद गगन लहराए, कहीं नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सुहानी लहरें, न हो आंसू भी न हो, आजाद गगन लहराए, कहीं जीवन के ये हल्के फुल्के पल और इस तरह का गीत संगीत किसी को नहीं चुभता, लेकिन अगर आपके राज्य में परिस्थितियां ऐसी हों कि 29,000 के ऊपर केसेस हों, 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हो, भ्रष्टाचार और रेप की वारदातें सामने आ रही हों, लेकिन उसके बावजूद विधायक इस तरह से एक 5 स्टार होटल में बैठकर गाना गा रहे हों, तो ये उस जनता को जरूर चुभेगा। बात अब कोरोना की पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की, क्योंकि रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पिछले 24 घंटे में। आपको ये तस्वीर भी हम दिखा दें। कुल केसेस जो है वो 11 लाख के पार जा चुके हैं। वहीं आप ठीक हुए लोगों की संख्या भी देख रहे हैं, 70,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, 27,000 से ज्यादा लोगों की जो है मौत हुई है। तो ये ओवरऑल तस्वीर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर ये फिगर्स करेक्ट कर दें यहाँ पर कि 7 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि 24 घंटे की तस्वीर आप देखें तो कुल मामले 40,000 बढ़े हैं। अभी तक आपने देखा था कि ये नंबर 30 से 32 से 35 की रेंज में था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में, यानी एक दिन के समय में 40,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस देश भर में रिपोर्ट हुए हैं। 681 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है, तो 22,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
तो ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा। लेकिन रिकॉर्ड एक बार फिर महाराष्ट्र ने भी तोड़ दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुल आंकड़े 3,10,000 के पार जा चुके हैं। तो वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन 11,854 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की तस्वीर भी आप देख लीजिए। दिल्ली में कुल आंकड़े 1,22,000, लेकिन 3,628 लोग देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात की तस्वीर 48,000 प्लस केसेस गुजरात में 2,142 लोगों की मौत हुई है, जबकि 34,000 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 49,247 केस अब तक कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। 29,845 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। 1,146 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 29,434 केसेस, 21,730 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 559 लोगों की मौत हुई है। विशेषकर दिल्ली पुलिस अपने कमिश्नर श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आगे आई है और जो कोरोना से प्रभावित पुलिसकर्मी हैं उन्होंने पहल करके अपने शरीर से प्लाज्मा का डोनेशन करने के लिए आज बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन किया है। मैं हृदय से इन कोरोना वॉरियर्स को, जो अब कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ प्लाज्मा वॉरियर्स भी बन गए हैं। देश में वैक्सीन के बारे में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स के द्वारा ह्यूमन ट्रायल्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो गतिविधियां होती हैं इसमें कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी पूरी ईमानदारी, पूरी गंभीरता से और पूरे कमिटमेंट के साथ प्रयास जारी है। एम्स दिल्ली में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। तो अगर हम भारत की बात करें तो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत की तुलना करें और देशों के हिसाब से और केसेस पर मिलियन देखें तो हमारे नंबर्स अभी भी कम है। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, कई देश मिलके भारत बनते हैं, तो इसलिए केसेस इन एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पर मिलियन पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी है कि केसेस कम हों, और मेरा ये मानना है कि कई एरियाज़ हैं जहाँ पे ये कम होने शुरू हुए हैं। हम दिल्ली का ही उदाहरण लें तो केसेस अब दिल्ली में कम हो रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पे अब केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, इसलिए हमें ढील नहीं देनी, हमें पूरी कोशिश करनी है कि सब जगह केसेस कम हो, तभी जाके हमारे सारे देश में केसेस कम होने लगे। उम्मीद यही है कि साल के एंड तक या अगले साल के शुरू के महीनों में वैक्सीन भारत में आ जाएगी। ट्रायल्स ऑफ फेज़ 1 के शुरू हो गए हैं और 4 वैक्सीन जो हैं वो काफ़ी आगे स्टेज में भारत में ही आ गई हैं, और होपफुली वैक्सीन जब आ जाएंगी तो केसेस एक और हमारे पास वेपन हो जाएगा कोविड-19 से लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसके लिए, और हम आगे जाके जीतेंगे इसमें। कोरोना महामारी से होने वाली तबाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना का प्रकोप शुरू होने के बाद से दुनिया भर में एक दिन में पहली बार 2.5 लाख से ज्यादा नए लोग संक्रमित हुए और 7,360 की मौत हुई। WHO के मुताबिक कोरोना का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका पर हुआ है। चीन के वुहान से शुरू हुई वैश्विक महामारी कोरोना हर दिन तबाही का नया रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। इस जानलेवा महामारी से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि इससे जारी मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में कोरोना महामारी से बड़े पैमाने पर जारी तबाही को सदियों तक याद रखा जाएगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक महज एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। एक दिन में ही संक्रमितों की इतनी बड़ी तादाद महामारी शुरू होने के बाद पहली बार सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 2,60,000 नए लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है और 7,360 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मौत के मामले में ये तादाद मई के बाद अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। WHO के मुताबिक सबसे अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कुछ देशों में कोरोना महामारी ने दोबारा वापसी की है और संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। WHO ने कोरोना महामारी से अभी और तबाही की चेतावनी दी है।
दरअसल दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन में ढील दी गई है और इस वजह से ना तो ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और ना ही लोग एहतियात बरत रहे हैं और कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी से तबाही के मामले में इंडोनेशिया ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है, तो वहीं बिगड़ते हालात के बीच इंडोनेशिया की सरकार ने $50 अरब के पैकेज की घोषणा की है। दुनिया को तबाही की कगार पर पहुंचाने वाला कोरोना वायरस अब इंडोनेशिया में कहर ढा रहा है। यहाँ न सिर्फ हजारों लोग हर दिन संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्वी एशिया में अब इंडोनेशिया कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है। साथ ही तबाही के मामले में द्वीपों का ये देश चीन को भी पीछे छोड़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इंडोनेशिया में 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि संक्रमितों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि व्यापक पैमाने पर अभी भी टेस्ट नहीं हो पा रहे। इंडोनेशिया में कोरोना महामारी का असर अर्थव्यवस्था पर भी बड़े पैमाने पर पड़ा है। इंडोनेशियाई सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कारोबार में दी जाने वाली टैक्स छूट बढ़ाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के टैक्स ऑफिस ने कहा कि टैक्स छूट दिसंबर महीने तक बढ़ा दी गई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मध्यम लघु आकार के उद्योगों को टैक्स ब्रेक की सुविधा दी गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स की किश्तों में भी छूट दी गई है। इंडोनेशिया की सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए $50 अरब का पैकेज दिया है। साथ ही टैक्स में भारी छूट दी गई है, ताकि अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर को कम किया जा सके। वहीं राहत पैकेज और राजस्व में आई कमी की वजह से इस साल इंडोनेशिया का बजट घाटा 3 गुना ज्यादा बढ़ने की भी आशंका है। आज तक ब्यूरो। तो इस मौसम में बारिश और बाढ़ ने जिस तरह की तबाही मचाई है, उसकी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। मुनस्यारी के इलाके में तो कई लोगों की मौत भी हुई है। ये खबर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप असम में आसमानी आफत का कहर देखिए। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने प्रलयंकारी रूप ले लिया है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का पानी जिंदगी के लिए आफत बना हुआ है। हाल बद से बदतर हो रहे हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 27,30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,633 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते 1,14,000 हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। असम में 47,000 से ज्यादा लोग 287 रिलीफ कैंप में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। असम में इस साल की बाढ़ में 202 तटबंध और 167 ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। असम के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जिन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो हैं धेमाजी, लखीमपुर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगाई गांव, कोकराझार, धुबरी, गोपालपारा, कामरूप, मोरी गांव, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। ये पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। यूं तो ये असम की लाइफलाइन है, लेकिन 3 से 4 महीना वो तस्वीर भी होती है जब इस ब्रह्मपुत्र का स्तर आसपास के तमाम सारे गांव 20 से 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लेता है। चीन से आने वाला पानी सारे तटबंध, सारे किनारों को तोड़ देता है। आज तक इस समय इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इस नाव पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आसपास के गांव तक पहुंच सकूं और ये तस्वीर दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि कैसे ब्रह्मपुत्र नदी का वेग, इसका प्रवाह और इसका जलस्तर हजारों लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। काजीरंगा नेशनल पार्क से निकलकर गजराज अपने परिवार के साथ नेशनल हाईवे नंबर 37 पर आ गए हैं, क्योंकि गजराज के परिवार के पास बाढ़ की विभीषिका में बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
और यहाँ देखिए, गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा पार्क से निकलकर एक गैंडा भी हाईवे पर आ गया और सुस्ताने लगा। वन कर्मियों ने गैंडे को जंगल में वापस भेजने के लिए कड़ी मशक्कत की तो गैंडा गांव की बस्ती में भाग गया, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल काजीरंगा पार्क में बाढ़ का पानी भर गया है। पार्क का करीब 90% हिस्सा डूब चुका है। यही वजह है कि पार्क के तमाम जानवर जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 10 गैंडों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा पार्क में अब तक 108 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 136 को बचा लिया गया है। बचाए गए जानवरों में गैंडे के 2 बच्चे, 4 बाघ और 103 हॉग हिरन शामिल हैं। असम में बाढ़ ने लोगों के घर बार छीन लिए। जहां सड़कें होती थी वहां नाव चल रही है। ये तस्वीर धुबरी जिले की है। जरा इस बच्चे की इस छोटी सी नाव को देखिए। जी हाँ, ये नाव नहीं बल्कि थर्मोकोल का एक छोटा सा डिब्बा है, यानी बेहद खतरनाक जुगाड़ वाली नाव। धुबरी जिले में 100 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। लोग इसी तरह जान पर खेलकर राहत सामग्री लेने पहुंच रहे हैं। राहत सामग्री के लिए यहाँ के लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। असम के बंगाई गांव में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 10 गांव तो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोगों का आशियाना उजड़ गया है। मोरी गांव में पिछले 10-12 दिनों से हजारों लोगों के घर पानी में डूबे पड़े हैं। बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी शिविरों में रखा गया है। कामरूप जिले में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लोग सरकारी स्कूलों और रास्तों पर पनाह लिए हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ही है जो यहाँ के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन हर साल बरसात में ब्रह्मपुत्र की लहरें प्रलयंकारी हो जाती हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी ही तबाही मचाती है। आशुतोष मिश्रा और हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। असम की तस्वीर आपने देखी, लेकिन बिहार में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा पानी की ताकत से करहा रहा है। तमाम नदियां अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी हैं और सरकार अपनी नाकामियों का। सैलाब में सिमटी त्रासदी का नाम बन गया है बिहार। आज तक की टीम जब पूर्वी चंपारण के इन गांवों में नाव से पहुंची तो बाढ़ की विभीषिका से सामना हुआ। बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा पता नहीं। तब तक सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का खतरा है, तो साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर है। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बस ऐसे ही जैसे गुजर काटना होता है, 6 हम लोग को 10-11 दिन तो ऐसे ही कटना पड़ता है। और नॉर्मली देखिए तो हम लोग मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही कटता है हम लोग का। कोई सरकार के यहाँ से कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। बहुत दिक्कत चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। बड़ी सांप आवत आटे, इतना मोट के सांप, कीड़ा फतिंगा बहुत आवत आटे। बच्चा सन के लेके हमने के बहुत दिक्कत यहाँ होखेला। कोरोना से तो ये लोग लड़ ही रहे थे, उस पर से बाढ़ आई तो बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए नाव का ही सहारा है। पीने का साफ पानी भी मयसर नहीं है। फिलहाल में दूध डिलीवरी हुआ है हमारे गांव में। आधी रात को हम लोग छोटी नाव से ले जाकर मतलब उसका डिलीवरी करवाए हैं। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है, सिर्फ नाम के लिए नल जल है, लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। जो भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोग को कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग कोई साधन नहीं मिलता है। छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी ख्वाहिश है कि जिंदगी कम से कम सामान्य तो चल पाए। ये मांगना कुछ ज्यादा तो नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात अगर हर साल यही रहेंगे तो फिर
सरकारें आखिर हैं ही क्यों? गंडक गोपालगंज में तबाही ले आई। जब पक्के मकान डूब गए तो झोपड़ियों की क्या औकात। जिंदगी पानी के रहमो करम पर गुजर रही है। सदर और मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में लोग पीने के पानी और दवा को तरस रहे हैं। जब हमारे संवाददाता बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तो एक महिला ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया। साधन नहीं किया नदी का पानी गरम तो बुखार हो गया, देह में हो गया है हमारा, और बाल बच्चे सब डूबा खाए कर तकलीफ होने का। बाढ़ आया तो खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गया। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी ने सब कुछ चौपट कर दिया। जहाँ पानी वो काफी तेजी से प्रवेश कर गया और धान वगैरह का फसल चौपट हो गई है। मकई का जो 25% 30% खेत में लगा हुआ था वह भी बर्बाद होने के कगार पर है। बस सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलियुगा नदी भी आंखें दिखाने लगी। सड़क पानी में बह गया। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में फिलहाल तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ डूबा डूबा है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का इलाका समंदर बन गया। नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। वहीं कमला बलान नदी भी कम रौद्र रूप में नहीं है। मॉनसून आते ही बिहार की नदियां अपनी सीमाएं भूल जाती हैं, क्योंकि इनको सीमा में रखने के लिए प्रशासन का इंतजाम कभी होता ही नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। बाढ़ के इस पानी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथों में इस तरीके से राइफल को लेके, जूते चप्पल जो पहनते हैं और पानी पीने का जो सामान होता है उसको लेके इस तरीके से निकलना पड़ रहा है ड्यूटी के लिए। सबके बाद सवाल यही है कि आखिर बिहार को कुदरत के इस खतरे से कब छुटकारा मिलेगा। पूर्वी चंपारण में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। अब आपको देश के पहाड़ी राज्यों की तरफ लेकर चलते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। दोनों राज्यों में बादल फटने से भारी बारिश हुई है, जिससे सड़कें टूट गई हैं। चीन से सटे उत्तराखंड के इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ भी देख पाएंगे, किस तरह से भरभरा के जो इलाके जो लगते हैं। ये देखिए, इस पुल के करीब का आप देखिए, पूरा का पूरा सैलाब आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2 दिन की हालत में ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी आगे आसार बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन और परेशानी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में सूबे की राजधानी देहरादून से लेकर चीन की सरहद से लगते पिथौरागढ़ के इलाकों में भारी बारिश कहर बरपा रही है। हर तरफ उफनती नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पिथौरागढ़ में हुआ। देखिए किस तरह पानी के तेज बहाव में ये सीमेंट से बना पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तस्वीरें मुनस्यारी इलाके की हैं, जहां देखते ही देखते ये पुल पानी में समा गया। इसी जिले में एक दूसरे पुल को बारिश से भारी नुकसान पहुंचा। अब इस पुल का कुछ ही हिस्सा बचा है, लेकिन लगातार बारिश से इसको भी खतरा है। बाढ़ के पानी से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा। कई जगह पर सड़कें बाढ़ के पानी में बह गई। पिथौरागढ़ के ही मुनस्यारी इलाके में चीन बॉर्डर तक जाने वाली मुनस्यारी मिलम रोड को भारी नुकसान पहुंचा। दरकोट के पास रणनीतिक रूप से अहम ये सड़क टूट गई। 1 महीने पहले ही इस सड़क पर डामरीकरण हुआ था, पर अब कई जगह इसमें दरार आ गई। मिलम रोड टूटने से गांव वालों के साथ सेना को भी दिक्कत हो रही है। जॉर्जिया मुनस्यारी सड़क के ऊपर जो एक हमारा खिड़केटिया नाम की जगह पर एक पुल बीआरओ के द्वारा बनाया गया था, 120 मीटर स्पैन था उसका बहने की सूचना प्राप्त हुई है और वहाँ पे रोड भी काफी भारी मात्रा में जो है डैमेज होने की सूचना मिल रही है। और अब देहरादून की ये दहलाने वाली तस्वीरें देखिए।
बादल फटने के बाद पहाड़ों से मलबे का सैलाब निकला और इसने एक पुल को तिनके की तरह उड़ा दिया। सड़क भी पूरी तरह टूट गई। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां भारी बारिश हो रही है। रिहायशी इलाके पानी पानी हो चुके हैं। बारिश का ये सिलसिला 48 घंटे तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है, यानी मुसीबत अभी बाकी है। उत्तराखंड के साथ दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी बारिश आफत बन रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। कुल्लू के सैंज रोड पर लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते ट्रैफिक रुक गया। इसी तरह किन्नौर में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेब के बगीचे तालाब में तब्दील हो गए और पूरी फसल चौपट हो गई। उत्तराखंड और हिमाचल के साथ पंजाब और हरियाणा में भी मंगलवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पिथौरागढ़ से राकेश पंत और देहरादून से दिलीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।